मौलिक स्तर पर विज्ञान विषय को पढ़ाते समय दो शब्द अक्सर एक आम बच्चे को परेशान करते हैं। वो अक्सर दोनों शब्दों का एक ही अर्थ में प्रयोग करता है। ये शब्द हैं सहती और भार। आज इस विषय पर एक परिचर्चा के माध्यम से हम इन दोनों शब्दों के मध्य अंतर जानने का कोशिश करेंगे। इस परिचर्चा में शामिल हैं श्री बलबीर सिंह जी, श्री दीपक कुमार जी, मैं विजय प्रतीक और श्री भूपेंद्र जी। प्रतीक जी, दैनिक जीवन में दो शब्दों का अर्थ हम प्रयोग एक ही अर्थ में करते हैं, सहती और भार। तो क्या दोनों में अंतर है या एक ही है? बलबीर सिंह जी, बिल्कुल सही। एक सामान्य आदमी और एक सामान्य बच्चा अक्सर दो शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में करता है, लेकिन सहती और भार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग अलग अर्थ लिए हुए हैं। इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए मैं सामने रखी कुछ चीजों का प्रयोग करना चाहूंगा। बलबीर सिंह जी, ये क्या है? पत्थर है सर। ये किस चीज का बना हुआ है? पत्थर, मिट्टी का पत्थर का टुकड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही एक दूसरी वस्तु है, ये बटुआ है। ये किस चीज का बना हुआ है? प्लास्टिक का बना हुआ है। और ये एक कॉपी है, ऑफ कोर्स कागज। हाँ, ये किस चीज की बनी हुई है? कागज है। बिल्कुल सही। इसी तरह इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु किसी ना किसी चीज की बनी होती है, जिसको हम पदार्थ कहते हैं। इस पत्थर के अंदर मिट्टी या जिस भी पदार्थ से ये बनी हुई है वो कुछ निश्चित मात्रा में है। ऐसे ही इस बटुए के अंदर प्लास्टिक या दूसरा कोई जो भी पदार्थ जिससे ये बना हुआ है वो कुछ मात्रा में निश्चित तौर पे है, और ऐसे ही इस कॉपी में कागज की कुछ न कुछ मात्रा है। किसी भी वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा को हम सहती कहते हैं। यानी इस पत्थर के अंदर मिट्टी जिस मात्रा में विद्यमान है वो इस पदार्थ की सहती है। इस बटुए के अंदर प्लास्टिक जिस मात्रा में विद्यमान है वो इस बटुए की सहती है, और इस कॉपी के अंदर कागज जितनी मात्रा में उपस्थित है वो इसकी सहती है। सामने एक गिलास रखा है, गिलास में पानी है। इस पूरे सिस्टम को देखें तो ये पूरा का पूरा सिस्टम कांच और पानी का बना हुआ है। इसलिए पानी से भरे इस गिलास की सहती इस गिलास के अंदर कांच की मात्रा और इस गिलास के अंदर पानी की मात्रा दोनों को मिला के बनती है। जबकि भार वस्तु पर लगने वाला बल होता है। न्यूटन ने दुनिया को बताया कि इस ब्रह्मांड में प्रत्येक दो वस्तुएं अपनी सहती के कारण एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इसलिए पृथ्वी भी प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ये पत्थर पृथ्वी द्वारा आकर्षित किया जाता है, इसीलिए जब मैं छोड़ता हूं तो ये नीचे की तरफ गिरता है। ऐसे ही कोई दूसरी वस्तु लें, उसको मैं जब छोड़ता हूं तो वो पृथ्वी की सतह की तरफ जाती है, और ये जो आकर्षण का बल है ये गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो पृथ्वी द्वारा किसी भी वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण का बल उसका भार कहलाता है। प्रतीक जी, कल मैं 2 किलो चीनी लेकर आया दुकान से, तो इसका मतलब ये हुआ वो उसकी सहती थी, भार नहीं था। तो क्या इनमें और भी कोई अंतर है? बिल्कुल। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम दुकान पे जाते हैं और हम भार की बात करते हैं। जैसा कि दीपक जी ने कहा कि 2 किलो चीनी चाहिए। एक तो किलो शब्द का प्रयोग हम सहती के मापने के लिए ना करें, इसके लिए किलोग्राम शब्द का प्रयोग किया जाए, क्योंकि किलो अपने आप में एक उपसर्ग है और किसी भी दूसरी इकाई के आगे आने के बाद वो उसको 1000 गुना बना लेती है। तो 2 किलोग्राम आपके द्वारा जो चीनी लाई गई थी कल, वो 2 किलोग्राम उसकी सहती थी। जबकि भार अगर 2 किलोग्राम को हम 9.8 से गुणा करेंगे, जो भी संख्या आएगी उतने न्यूटन होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उस चीनी की सहती तो 2 किलोग्राम थी, लेकिन उसका भार 19.6 न्यूटन था। अंतर की बात हम कर रहे हैं। तो यहां सहती के मापने के लिए किलोग्राम इकाई के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, और भार के मापने के लिए न्यूटन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इन दोनों को मापने के लिए अलग अलग उपकरणों का प्रयोग किया जाता है।
मैं यहाँ दर्शाना चाहूँगा कि सहती के मापने के लिए एक भौतिक तुला का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर दो पलड़े होते हैं। एक वस्तु जिसकी सहती निकालनी होती है एक पलड़े में रखी जाती है, और जिस सहती के साथ उसकी तुलना करेंगे, जिसको अक्सर हम बाट कहते हैं, वो दूसरे पलड़े में रखा जाएगा। अतः सहती के मापन के लिए भौतिक तुला का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर हम भार को मापना चाहेंगे तो हमें एक दूसरी तुला की आवश्यकता पड़ेगी, और इसको हम कमानीदार तुला बोलते हैं। भार के मापन के लिए कमानीदार तुला का प्रयोग किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो अंकन किया गया है वो न्यूटन के रूप में किया जाता है, और नीचे वस्तु को लटकाया जाता है, उससे स्प्रिंग में खिंचाव होगा, और वो खिंचाव पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल के समानुपाती होगा, और इस तरह हम वस्तु का भार ज्ञात कर सकते हैं। ये बात तो सही है प्रतीक जी, लेकिन मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि किसी भी वस्तु का पृथ्वी की अलग अलग जगह पर अलग अलग भार होता है, ऐसा क्यों? हाँ, बिल्कुल सही, आपने उस पुस्तक में बिल्कुल सही पढ़ा था। इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे मैंने जिक्र किया था कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का एक नियम दिया, उस नियम के अनुसार किन्हीं भी दो सहतियों के मध्य जो बल होता है, गुरुत्वाकर्षण का बल होता है, वो उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दो वस्तुओं के बीच की दूरी ज्यादा होगी तो भार या उनके बीच का बल कम होगा, और दूरी कम होगी तो भार ज्यादा होगा। यहाँ क्योंकि भार पृथ्वी की सतह की बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण का बल होता है। और यहाँ मैं एक चित्र के माध्यम से आपकी इस आशंका का समाधान करना चाहूँगा। पृथ्वी अगर पूर्ण रूप से गोलाकार होती, तो पृथ्वी की सतह पर हर बिंदु पर प्रत्येक वस्तु का भार, किसी भी दी वस्तु का भार उतना ही होता। लेकिन वास्तव में देखते हैं कि पृथ्वी ध्रुवों पर से थोड़ी सी पिचकी हुई है, जिसके कारण पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या उसके भूमध्य रेखीय त्रिज्या के मुकाबले कम होती है। तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी के ध्रुव पर रखते हैं तो उसकी दूरी पृथ्वी के केंद्र से कम हो जाती है, जिसके कारण उसका भार ज्यादा होता है। और जब उसी वस्तु को हम भूमध्य रेखा पर रखते हैं तो केंद्र से वस्तु की दूरी ज्यादा होने के कारण वस्तु का भार कम हो जाता है। एक और बात है कि अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 16 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर अगर उस वस्तु को लेके जाएंगे तो उसका भार 1/6वां हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार के मुकाबले 4 गुना कम है, और उसकी जो सहती है वो 100 गुना कम है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके भार में 6 गुना कमी आती है। धन्यवाद प्रतीक जी। इस सार्थक परिचर्चा में आपने हमें भार और द्रव्यमान के बीच में अंतर बताया। यह परिचर्चा प्राथमिक स्तर के स्टूडेंट्स के लिए काफी उपयोगी। धन्यवाद। धन्यवाद।